गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम बात करेंगे फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। इसके अंदर टोटल 35 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। लेट्स वी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है अपने सामने, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड है। जो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा हो जाती है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सोइडिमा, सेकेंड है पिटिंग इडिमा, थर्ड है एनासार्का एंड फोर्थ है डिपेंडेंट इडिमा। अब इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनासार्का। जो जनरलाइज इडिमा होती है उसको एनासार्का के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, इडिमा हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है टिश्यू के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिक सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सा सिम्टम्स है जो डिहाइड्रेशन का नहीं है? फर्स्ट है पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, सेकेंड है डिजीनेस फ्रिक्वेंटली, थर्ड है डार्क कलर्ड यूरिन एंड फोर्थ है थ्रस्ट। अब इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है डिजीनेस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि डिजीनेस होता है डिहाइड्रेशन में बट फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। जो डिजीनेस फ्रीक्वेंटली होता है वो माइग्रेन या मेडिकेशन और एल्कोहल टॉक्सिसिटी वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। When pressure is applied to a swollen area, the indentation persists after the release of the pressure is called as। किसी भी एरिया के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है, अब अपन वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करते हैं और वापस से प्रेशर को रिलीव करते हैं, तो वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। उसे क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे कि क्या हो चुका है उस पेशेंट को? फर्स्ट है रिफ्रैक्टरी इडिमा, सेकेंड है वीपिंग इडिमा, थर्ड है डिपेंडेंट इडिमा और फोर्थ है पिटिंग इडिमा। अब इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पिटिंग इडिमा। अब पिटिंग इडिमा क्या हो जाता है? क्योंकि पिटिंग इडिमा तब होती है जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, ओवरलोड हो जाता है, जिससे फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है टिश्यू वगैरह के अंदर, तो पिटिंग इडिमा देखने को मिलती है। जबकि जो नॉन, आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये इडिमा हो चुकी थी, अपन प्रेशर डाल लेंगे और वापस प्रेशर रिलीव कर देते तो इंडेंटेशन बन जाता है, डिप्रेशन बना ही रह जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पिटिंग इडिमा बोलते हैं। इसके अपोजिट ही दूसरा होता है नॉन पिटिंग इडिमा। तो नॉन पिटिंग इडिमा और पिटिंग इडिमा में डिफरेंस ये है कि पिटिंग इडिमा में तो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है, और नॉन पिटिंग इडिमा में क्या हो जाता है कि किसी रीजन की वजह से, जस्ट फ्लूइड ही नहीं, कोई अदर रीजन की वजह से, जिससे कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल है जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जितना रिमोट होना था वो रिमोट नहीं हो पा रहा है, जितना सर्कुलेट होना था नॉर्मल जिस ऑर्गन में जिस एरिया में, वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि रीनल फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर एडिमा देखने को मिल सकती है। तो उसको नॉन पिटिंग बोलते हैं। उसके अंदर इंडेंटेशन नहीं बनता है, प्रेशर डालते हैं, रिलीव करते हैं, तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो स्वेलिंग कैन बिकम सो सीवियर दैट फ्लूइड विल लीक आउट डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन, दिस इज कॉल्ड एज वीपिंग इडिमा। तो वीपिंग इडिमा का मतलब ये होता है कि किसी भी रीजन की वजह से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है और वो फ्लूइड है लीक आउट हो रहा है डायरेक्टली स्किन के थ्रू, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वीपिंग इडिमा। और जो डिपेंडेंट इडिमा होता है वो ग्रेविटी रिलेटेड स्वेलिंग बोलते हैं। ग्रेविटी की वजह से जो पार्ट अपना लोअर साइड में अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी की तरफ रखते हैं, मतलब कि जैसे कि अपन चेयर पे बैठे तो अपने जो फिट होते हैं वो नीचे की ओर रहते हैं, तो उस वजह से जो स्वेलिंग हो रही है, एडिमा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? कौन सा साइन है जो कि डिहाइड्रेशन का होता है? सबसे पहले कौन सा साइन देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन किसी के अंदर हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टेकिकार्डिया, सेकेंड है पुअर स्किन टर्गर, थर्ड है रेस्टलेसनेस एंड फोर्थ है थ्रस्ट एंड डार्क कलर्ड यूरिन। करेक्ट आंसर की बात करें तो थ्रस्ट और डार्क कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है सबसे पहला साइन। और डिहाइड्रेशन में क्यों हो जाता है ये डार्क कलर? क्योंकि वाटर लॉस होने की वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, जो यूरिन है क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाता है, और इसी वजह से डार्कर और ब्राउन कलर का यूरिन देखने को मिलता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए हेल्दी 70 kg अडल्ट मेल द इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इज इन लीटर। कि एक हेल्दी 70 किलो का एक अडल्ट मेल है, वो उसके अंदर आईसीएफ की मात्रा कितनी होगी, कितने लीटर होगी? लीटर में बतानी है। 42, सेकेंड है 28 लीटर, थर्ड है 14 लीटर और फोर्थ है 3.5 लीटर। अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 28, क्योंकि जो आईसीएफ होता है वो टोटल बॉडी फ्लूइड का 40% होता है। तो 70 kg का है तो क्या करेंगे, 70 इंटू 40 अपॉन में 100, तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 लीटर। तो इतना याद रखना है कि जो आईसीएफ होता है वो 40% होता है टोटल बॉडी वेट का। ओके, और बचा हुआ 60% कौन होता है? ईसीएफ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं।
एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू, किसी को एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है और हेमरेज हो रहा है तो वो किस कंडीशन को लीड कर सकता है? तो फर्स्ट है हाइपोवोलेमिया, सेकंड है हाइपरवोलेमिया, थर्ड है फ्लूइड ओवरलोड एंड फोर्थ है एडिमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया का मतलब ये होता है कि सर्कुलेटिंग जो ब्लड है या ईसीएफ है उसकी वॉल्यूम अचानक से डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। और ये अलग अलग कंडीशन की वजह से हो सकती है, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, बर्न हो गया, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स कोई कर रहा है तो उसकी वजह से, या फिर हेमरेज, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो वो सब किसको लीड करते हैं? हाइपोवोलेमिया को लीड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर असाइंड टू ए पेशेंट विद एक्सेस fluid volume who complains of shortness of breath, what would be the nursing intervention taken by you to relieve patient respiratory distress? कि आपको क्या होगा, आप एक नर्स हो, आपको असाइन किया गया है, एक पेशेंट है जो कि जिसके अंदर क्या हो चुका है, हाइपर वॉल्यूमिया हो चुका है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हो चुकी है। अब वो बोल रहा है कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छोटी छोटी सांसें ले रहा है। तो आप कौन सा इंटरवेंशन है वो अप्लाई करोगे ताकि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर रिलीव मिल जाए? फर्स्ट वन है एलिवेट द बेड ऑफ द हेड ऑफ द बेड। सेकंड है एनकरेज पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। थर्ड है इंक्रीज फ्लूइड टू प्रमोट यूरिन आउटपुट एंड फोर्थ है परफॉर्म परक्यूशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज। अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। बेड के हेड को एलिवेट करेंगे, मतलब कि फाउलर पोजीशन में देंगे ताकि उसके जो लंग्स अच्छी तरीके से एक्सपांड हो पाएँ और जो पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर भी रिलीव मिलता है और इसी तरीके से ब्रीथ करने में ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसको क्या देंगे, फाउलर पोजीशन देते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए चाइल्ड इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। एक बच्चा है, पेशेंट है जो कि आईवी फ्लूइड थेरेपी चल रही है, तो कौन सी कंडीशन है वो इंडिकेट करेगी कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है? फर्स्ट है वर्जनिंग डिस्निया, सेकेंड है फीवर, थर्ड है नोजिया एंड वोमिटिंग एंड फोर्थ है संकन आई। तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा वर्जनिंग डिस्निया। उसके अंदर डिस्निया, सीवियर डिस्निया देखने को मिलता है क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाती है जो कि डिस्निया को लीड कर सकती है। अब एक वर्ड होता है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा का मतलब होता है पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है स्किन के अंदर, जिससे क्या हो जाएगी, जो कि एलर्जी कंडीशन की वजह से होती है। किसी भी एलर्जी कंडीशन की वजह से अगर स्किन के अंदर स्वेलिंग हो जाए पेनलेस, तो उसे बोलते हैं अपन एंजियोएडिमा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड इज लॉस्ट इन एक्यूट वेट लॉस ऑफ 0.5 kg। किसी का आधा किलो वजन कम हो गया तो उसके अंदर कितना फ्लूइड लॉस हो जाएगा? फर्स्ट है 150 ml, सेकेंड है 500 ml, थर्ड है 75 ml एंड फोर्थ है 750 ml। अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा 500 ml। अगर 1 लीटर वेट लॉस हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर ही फ्लूइड लॉस होता है। 1 लीटर वाटर वेट्स 1 kg बॉडी वेट के बराबर होता है। तो अगर 500 ग्राम कम हुआ है तो 500 ml फ्लूइड लॉस होगा, 1 किलो कम हुआ है तो 1 लीटर फ्लूइड लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज बीन टेकिंग डाययूरेटिक ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज सस्पेक्टेड, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी नोटेड इन द क्लाइंट विद दिस कंडीशन। एक पेशेंट है जो डाययूरेटिक ले रहा है लॉन्ग टाइम से, उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिसिट हो रही है, सस्पेक्टेड है कि उसके अंदर हो सकता है हाइपोवोलेमिया। तो कौन सी कंडीशन है जो इंडिकेट करेगी कि उसको हाइपोवोलेमिया हुआ है, या कौन सी चीज़ अपन असेस करेंगे इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए या असेस करने के लिए? तो फर्स्ट वन है रेल्स, सेकेंड वन है बीपी, थर्ड वन है हेमेटोक्रिट और फोर्थ वन है सीवीपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज इन हाइपोवोलेमिया एंड इंक्रीज इन टू हाइपरवोलेमिया। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर को अपन असेस करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि उसको हाइपरवोलेमिया या हाइपोवोलेमिया है। तो नॉर्मल सीवीपी होता है 5 से 7 mm ऑफ Hg होता है। रेल्स का मतलब होता है स्मॉल क्लिकिंग बबलिंग साउंड, लंग्स के अंदर स्मॉल क्लिकिंग बबलिंग साउंड देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेल्स बोलते हैं, RALES। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज। किसी कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, उसको क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेक्रोसिस, सेकंड है एडिमा, थर्ड है इन्फ्लामेशन और फोर्थ है एपिक्स्टासिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडिमा। किसी भी रीजन की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एडिमा ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर्ड बाय।
तो फ्लूइड बैलेंस, जो फ्लूइड है उसके बैलेंस को सबसे अच्छी तरीके से कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? तो पहला है डेली वेट, सेकंड है स्किन टर्गर मेजर करके, थर्ड है कैपिलरी रिफिल टाइम से, या फिर फोर्थ है इनटेक एंड आउटपुट को मेजर करके। तो इसके करेक्ट आंसर होगा इनटेक एंड आउटपुट, क्योंकि जितना बोर्ड अपन मॉनिटर करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर या नर्स मॉनिटर करेगी कि वो कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना फ्लूइड आउट कर रहा है बॉडी से, तो इनटेक और आउटपुट के अंदर अगर बैलेंस है तो ये इंडिकेट करेगा कि फ्लूइड बैलेंस है, या इम्बैलेंस आ रहा है तो मतलब कि फ्लूइड इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं। तो ये बेस्ट मॉनिटर्ड इसी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हेल्दी मैन हु वेज 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। अगर किसी का 70 kg है बॉडी वेट, तो उसके अंदर टोटल वाटर, टोटल पूछ रहा है, चाहे वो ICF हो या ECF हो। ओके, तो टोटल बॉडी वेट वाटर कितना होता है? 42 लीटर, 22 लीटर, 32 लीटर या 52 लीटर? सही आंसर की बात कर लेते हैं, तो सही आंसर होगा 42। तो टोटल बॉडी के अंदर वाटर होता है वो 60% होता है। ओके, सो इन 70 kg मैन वाटर लेवल कितना होगा? 70 इंटू 60 अपॉन में 100, तो 42 लीटर आंसर आ जाएगा। ओके, जो ICF होता है वो 40% होता है। अब बचा कौन? ECF। 60% का 40% कौन सा होगा? ये। और ICF कितना होगा? इस ECF कितना होगा? 70। अब टोटल बॉडी वेट के अंदर, टोटल बॉडी वेट के अंदर बात करें तो पूरा वाटर कितना होगा? 60% होता है। ओके, और ICF कितना होता है? 40%। कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट बिकॉज। जो अडल्ट हैं उनके बजाय बच्चों के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्यों होता है अडल्ट के बजाय? ये अपना क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन अडल्ट, क्योंकि सेलुलर मेटाबॉलिज्म कम स्टेबल होता है बच्चों के अंदर अडल्ट के बजाय। द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन अडल्ट। थर्ड है, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 years। एंड फोर्थ ऑप्शन है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन अडल्ट। अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इसका, रीनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 year, क्योंकि जो 4 year से कम के बच्चे होते हैं उनकी किडनी अच्छी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती, जिस तरीके से वो इनटेक और आउटपुट का रेशियो मेंटेन नहीं हो पाता है, और इसी वजह से वहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज एन। कौन से टाइप के पर्सन के अंदर, कौन से टाइप के क्लाइंट के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं हाइपोवोलेमिया के? फर्स्ट है एल्डरली पर्सन, सेकंड है यंग अडल्ट, थर्ड है चिल्ड्रन एंड फोर्थ है इन्फेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्फेंट। क्यों? क्योंकि इन्फेंट और जो होते हैं मोर प्रोन होते हैं, क्योंकि इसमें जो कंजर्वेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कंजर्विंग ऑर्गन्स होते हैं, वाटर कंजर्विंग ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गई, वो इमेच्योर होते हैं, और ECF इनमें ज़्यादा होता है। इनमें सेल की बजाय ECF एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा फ्लूइड होता है रेदर देन द सेल्स, इसलिए वो किडनी भी मैच्योर है, ECF भी ज़्यादा है, तो किडनी मेंटेन नहीं कर पाएगी तो सारा फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपोवोलेमिया के। ओल्ड एज के अंदर भी ससेप्टिबिलिटी होती है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, क्योंकि वहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि रीनल फंक्शन डिक्रीज हो जाना, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट डिक्रीज होना, थिनिंग ऑफ स्किन हो जाना, या फिर थ्रस्ट मैकेनिज्म इम्पेयर्ड हो जाना। सो जो इन्फेंट और ओल्डर अडल्ट होते हैं उनको अच्छी तरीके से क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए फ्लूइड बैलेंस के लिए, इम्बैलेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। कौन सा जो फीचर है जो सीवियर डिहाइड्रेशन में देखने को नहीं मिलेगा? फर्स्ट है डिलेड कैपिलरी रिफिल, सेकंड है संकन फोंटानेल, थर्ड है ड्राई ओरल म्यूकोजा, एंड फोर्थ है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है वो, उसका मतलब यही होता है कि उसका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो रहा है, जो कि सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं देखने को मिलता है। कैपिलरी रिफिल टाइम होता है कि अपन, कैपिलरी रिफिल टाइम का मतलब होता है कि नेल्स बेड को अपन प्रेस करेंगे और वापस से छोड़ेंगे तो वहाँ पे वापस ब्लड रिटर्न होने की क्षमता होता है, जो कि 2 से 3 सेकंड होता है नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम। और डिहाइड्रेशन के अंदर मेनली रूप से संकन फोंटानिल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वाटर की कमी हो चुकी है और फोंटानिल क्या हो जाएंगे? संकन हो जाएंगे, मतलब कि अंदर की ओर धंस जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन एन अडल्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी भी अडल्ट के अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है सीवियर टाइप का, तो कौन सा साइन है जो देखने को नहीं मिलेगा? डिक्रीज थ्रस्ट, डिजीनेस,
वीकनेस एंड पाल्पिटेशन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डिक्रीज थ्रस्ट, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, थ्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि डिक्रीज हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में प्राइमरी रूप से वाटर का लॉस होता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, लेवल बढ़ जाते हैं या फिर हाइपरटोनिसिटी देखने को मिलती है। और डिहाइड्रेशन के अंदर जो सिम्टम्स की बात करें तो थ्रस्ट बढ़ जाती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, पल्स हैं वो रैपिड 3D देखने को मिलेंगी, ओलिगोयूरिया, यूरिन कम पास आउट होगा, वीकनेस हो जाएगी, डिजीनेस हो जाएगी, हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर ओस्मोलैलिटी मतलब कि ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड लॉस हो चुका है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बच गई है। कोटेड टंग हो जाएगी, संकन आई, आंखें धस जाएंगी, वेट लॉस हो जाएगा और स्किन टर्गर देखने को मिलेगा, डिक्रीज वो भी। ओके, सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करें तो सेलुलर डिसरप्शन होने लगता है, डिसोरिएंटेशन देखने को मिलता है, डेलीरियम, फेंटिंग वगैरह, हाइपरथर्मिया भी देखने को मिलता है, मेडिकल जो मेडिकेशन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, रिनल फेलियर भी, और मे बी डेथ भी हो सकती है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में कोज। किसी पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है तो किसको लीड कर सकता है, एंजियोएडिमा को, पेरिफेरल एडिमा को, पल्मोनरी एडिमा को या सेरिब्रल एडिमा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें, वेट गेन हो जाता है, एसआईटी यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाना, पल्मोनरी एडिमा हो जाना, प्लूरल इफ्यूजन हो जाना, जो कि लीड करता है डिस्निया को, पेरिफेरल पिटिंग एडिमा हो जाना, डिस्निया हो जाना, इंक्रीज बाउंडिंग पल्स हो जाना, सीवीपी और बीपी है वो इंक्रीज हो जाना। ओके, तो ये सिम्टम्स होते हैं पल्मोनरी एडिमा के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पीपल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर बॉडी। कौन से टाइप के जो पर्सन है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। फर्स्ट है फैट मैन, सेकेंड है लीन मैन, थर्ड है फैट वुमेन एंड फोर्थ है लीन वुमेन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा लीन मैन। जो वाटर का प्रपोर्शन होता है वो मेन ओबेस पर्सन जो मोटे आदमी होते हैं उनके अंदर और ओल्डर अडल्ट उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है, रेदर देन द चाइल्ड और लीन पर्सन की बजाय। ओके, चाइल्ड और जो लीन पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो जितना ज़्यादा जो पर्सन है लीन होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर बॉडी वाटर होगा, और जितना ज़्यादा फैटी होगा उतना ही कम वाटर होगा उसकी बॉडी के अंदर। तो अगर लीन का मतलब बात करें तो लीन का मतलब यही होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रोंग है, मतलब कि फैट ज़्यादा है और मसल्स कम है। ऑलराइट, मतलब कि जैसे कि एथलेटिक्स होते हैं, और जो मसल्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, वाटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है मसल्स के अंदर, और इसी वजह से जो लीन पर्सनस होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, वाटर। अब लीन मैन है और लीन वुमेन भी है, तो वुमेन के अंदर बेसिकली मसल्स कम पाई जाती है, फैट ज़्यादा होती है एस्ट्रोजन वगैरह की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लिपोलाइसिस वगैरह लिपोजेनेसिस वगैरह होते हैं, तो लिपिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे फैट ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए लीन मैन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑलराइट, अब चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा चीज़ है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ, सेकंड है साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड, थर्ड है फ्लूइड विद इन द सेल्स एंड फोर्थ है CSF एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेज। तो करेक्ट आंसर है कि इसका फ्लूइड इन द सेल, जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स विल बी परसेंटेज इन ए पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया। सॉरी, परसेंट है, परसेंटेज बोल दिया। तो कौन सा सिम्टम्स या साइन है जो कि हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज हार्ट रेट, सेकंड है हाइपरटेंशन, थर्ड है यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर एंड फोर्थ है बाउंडिंग पल्स। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट, क्योंकि फ्लूइड है वो कम हो चुका है, तो कंपनसेट करने के लिए हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है, हार्ट पंप करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो टेकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। बाकी हाइपो टेंशन वगैरह की कंडीशन देखने को मिलेंगी। ओके, रैपिड 3D पल्स हो जाएगी, बाउंडिंग पल्स मतलब कि पेशेंट बीटिंग मोर वाइग्रली, जैसे कि ज़्यादा वो करेगा तो बाउंडिंग पल्स देखने को जो मिलती हैं। ये क्या होता है बाउंडिंग पल्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब कोज करती हैं, इस वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू द प्लाज्मा। वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है जो कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको शिफ्ट कर देता है प्लाज्मा के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्केलाइन, सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड है हाइपोटोनिक और फोर्थ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हाइपरटोनिक, क्योंकि इसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है,
जैसे ही अपन इंजेक्ट करेंगे वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो सेल्स का जो फ्लूइड है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सेल्स का फ्लूइड बाहर आ जाएगा। और इसी कंडीशन की वजह से क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस भी देखने को मिल सकता है। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब यही है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो चुका है, और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाए, श्रिंक हो चुकी है, साइटोप्लाज्म कम हो चुका है, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्डरली इंडिविजुअल इज ग्रेटर रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन देन द मिडल एज अडल्ट। जो मिडल एज अडल्ट होते हैं उनकी बजाय जो एल्डरली ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, ज़्यादा जिनकी एज होती है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं किसके, डिहाइड्रेशन के। क्यों? फर्स्ट वन है द एल्डरली हैव मोर मसल्स मास, सेकंड है द एल्डरली ड्रिंक्स लिटिल फ्लूइड, थर्ड है देयर बॉडीज आर ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर, एंड डी है कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क लेस एफिशिएंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है वो कम काम करता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सारे बॉडी ऑर्गन के फंक्शन लगभग एज के साथ डिक्रीज होने लगते हैं, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म कम होने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन के ज़्यादा प्रोन होते हैं ओल्ड एज वाले पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो चुका है तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग देखने को मिलेगी? फर्स्ट वन है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, सेकंड है एलिवेटेड हेमेटोक्रिट लेवल, थर्ड है रैपिड 3D पल्स, और फोर्थ है इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा रैपिड 3D पल्स, क्योंकि ज़्यादा पंप करने की वजह से पल्स रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बाकी बात करें हाइपरनेट्रेमिया और हेमेटोक्रिट लेवल भी एलिवेटेड देखने को मिलता है, और ये करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये लेबोरेटरी फाइंडिंग है, ना कि असेसमेंट फाइंडिंग, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। असेसमेंट फाइंडिंग पूछा इसने तो वो होगा रैपिड 3D पल्स। अगर ये पूछता है लेबोरेटरी फाइंडिंग तो कहीं ना कहीं हाइपरनेट्रेमिया और हेमेटोक्रिट लेवल को अपन सही करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन प्लाज्मा एंटर द टिश्यू इज कोल्ड। अगर प्लाज्मा है टिश्यू के अंदर एंटर कर जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड, सी है लिम्फ, एंड डी है कैपिलरीज। तो करेक्ट आंसर होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब प्लाज्मा टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे चला जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद इस फ्लूइड को, इस प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जबकि जो लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फ वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट है स्टार्ट कोलोइड इमीडिएटली, सेकंड है स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद RL, एंड फोर्थ है स्टार्ट DNS इमीडिएटली। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा स्टार्ट रिंगर लैक्टेट RL सॉल्यूशन इमीडिएटली। RL सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो जो RL सॉल्यूशन होता है उसको सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन या फिर हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस तरीके से बनाया जाता है? वाटर के अंदर अपन सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? RL बोलते हैं, रिंगर लैक्टेट बोलते हैं। तो ये मेनली रूप से किसी के अंदर लो ब्लड प्रेशर हो जाए या ब्लड की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तब यूज किया जाता है। एक होता है कोलोइड सॉल्यूशन। जो कोलोइड सॉल्यूशन होता है वो जिलेटेनियस सॉल्यूशन होता है, और जो कि मेन ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इसमें जो सोल्यूट की वो ज़्यादा होती है रेदर देन द RL। ओके, अब चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज़ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, द नर्स परफॉर्म एन असेसमेंट एंड डिटरमाइन दैट द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग एंड द डेफिसिट इज रिसोल्विंग इफ। एक बच्चा है जिसके अंदर हाइपोवोलेमिया हुआ था, नर्स असेस कर रही है, तो कौन सा जो सिम्टम्स है, कौन सी फाइंडिंग है जो इंडिकेट करेगी कि बच्चे की कंडीशन ठीक होती जा रही है और हाइपोवोलेमिया ठीक होता जा रहा है? फर्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज 1.030, सेकेंड है द चाइल्ड हैज़ नो टीयर, थर्ड है कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड, एंड फोर्थ है यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml/kg/h। तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड। तो नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो लेस देन 2 सेकेंड ही होना चाहिए, 2 to 3 सेकेंड ही होता है। एक्सेप्ट ऑल जो तीनों ऑप्शन थे ये सारी कंडीशन किसको इंडिकेट कर रहे हैं? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्योंकि नॉर्मल जो यूरिन ग्रेविटी होती है वो 1.010 से 1.020 होती है, ना कि 1.030। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 60%। ओके,
अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी, किसी को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस फॉर द पेशेंट। तो किसी को किडनी इंजरी है तो कौन सा टेस्ट, कौन सी डाटा एक्यूरेट असेसमेंट होगा जो कि अपन अच्छी तरीके से जिससे असेस कर पाएंगे पेशेंट के अंदर फ्लूइड बैलेंस को। तो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट वॉइडिंग पैटर्न, सेकंड है ऑब्टेन डेली वेट, थर्ड है रिव्यू लेबोरेटरी स्टडीज एंड फोर्थ है ऑब्जर्व स्किन टर्गर। तो अब इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑब्टेन डेली वेट, क्योंकि किसी के अंदर किडनी इंजरी हुई है तो वो फ्लूइड एक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, इसलिए डेली वेट मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वेट बढ़ता जा रहा है मतलब कि फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, अगर 1 किलो वेट बढ़ रहा है मतलब कि 1 लीटर फ्लूइड बढ़ चुका है बॉडी के अंदर, जैसा कि अपन प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन सा साइन है जो डिहाइड्रेशन का नहीं है? ड्राई स्किन, सेकंड है इंक्रीज स्किन टर्गर, थर्ड है हाइपोटेंशन एंड फोर्थ है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो अब इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा स्किन टर्गर, क्योंकि डिहाइड्रेशन के अंदर स्किन टर्गर होता है वो कम हो जाता है। स्किन टर्गर का मतलब ये है कि स्किन को अगर हम पिंच कर दें तो वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में लौटने की पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्किन टर्गर। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन, कौन सी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट की स्किन ड्राई हो जाएगी, फ्लश्ड हो जाएगी, मतलब कि अचानक से रेड हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडिमा, सेकंड है सोक, थर्ड है डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ है हाइपर वोलेमिया। तो इसके करेक्ट आंसर की बात कर ले तो करेक्ट आंसर होगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन करेक्टराइज बाय ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, फ्लश्ड और ड्राई स्किन हो जाती है, हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, इरिटेबिलिटी और कोमा एंड कन्वल्जन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए पेशेंट पर्सनल हाइजीन सी ऑब्जर्व दैट हिज स्किन इज एक्सेसिवली ड्राई ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ही टेल्स हर दैट ही इज़ वेरी थ्रस्टी, एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी। एक नर्स है वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रही थी किसी पेशेंट की, तो उसने देखा कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है और पेशेंट ये बोल रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगी है। तो इस कंडीशन को देख के जो अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस क्या होगा? फर्स्ट है पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर्ड ग्लैंड फंक्शन, सेकंड है पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, थर्ड है इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर्ड सर्कुलेशन। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, मतलब कि उसके अंदर स्किन इंटीग्रिटी के चांसेस हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन उसको है इसी वजह से। ओके, तो क्या होता है, नॉर्मल जो मॉइस्ट स्किन होती है वो इंटैक्ट रहती है और ड्राई स्किन होती है वो ज़्यादा फ्रिक्शन के मोर प्रोन होती है, इसलिए उसकी स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं देन द मॉइस्ट। इसलिए जो स्किन का हाइड्रेशन है वो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस, तो स्किन टर्गर टेस्ट है वो किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज में लिया जाता है? तो फर्स्ट है हाइड्रेशन स्टेटस को, सेकंड है लेवल ऑफ पेन को, थर्ड है कॉन्शियसनेस को एंड फोर्थ है इन्फेक्शन को। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रेशन के स्टेटस को, क्योंकि स्किन टर्गर का मतलब ये है कि स्किन की इलास्टिसिटी, जैसे अपन स्किन की शेप को चेंज करें तो वापस वो अपनी नॉर्मल शेप में आने की जो प्रोसेस है, पावर है, उसको स्किन टर्गर बोलते हैं। और यही सबसे अच्छी चीज़ होती है, टेस्ट होता है स्किन की वो इलास्टिसिटी को या फिर हाइड्रेशन के लेवल को चेक करने के लिए। ओके, तो पिंच करते हैं, छोड़ते हैं वापस से। अगर अब बात कर लेते हैं कि जो स्किन टर्गर टेस्ट है वहाँ पे जो स्किन को पिंच करते हैं तो वो कौन से एरिया की स्किन यूज़ में ले सकते हैं? तो अपन बैक ऑफ द हैंड की स्किन यूज़ ले सकते हैं, एब्डोमेन की स्किन यूज़ ले सकते हैं, फ्रंट ऑफ द चेस्ट अंडर कॉलर बोन, जो कॉलर बोन के नीचे जो चेस्ट की स्किन है उसका अपन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 जगह की स्किन यूज़ में ले सकते हैं स्किन टर्गर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट ऑन रिव्यू द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड्स, द नर्स डिटरमाइन दैट विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। एक नर्स को असाइन किया गया है ग्रुप ऑफ क्लाइंट की केयर करने के लिए। अब नर्स क्या कर रही है, उनके मेडिकल रिकॉर्ड को देख रही है, तो नर्स डिटरमाइन करेगी कि कौन सा जो क्लाइंट है जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, प्रोन है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, जिसके अंदर हाइपोवोलेमिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो फर्स्ट है द क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, सेकंड है द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, थर्ड है द क्लाइंट ऑन डायूरेटिक्स एंड फोर्थ है द क्लाइंट ऑन जीआई सक्शनिंग।
तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा द क्लाइंट विद रीनल फेलियर। जिसको रीनल फेलियर होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, रिस्क पे होता है हाइपर वोलेमिया के लिए। तो ऑप्शन बी के अलावा जो सारी कंडीशन है वो इंडिकेट करती हैं ओवर हाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन को। तो ओवर हाइड्रेशन के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं, जैसे रीनल फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, एक्सेसिव कोई सोडियम इंटेक करता है वो हो गया, या फिर लॉन्ग टाइम तक कोई स्टेरॉइड यूज करता है तो उसको भी हाइपर वोलेमिया हो सकता है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। कौन सी चीज़ है जो कि हाइपोवोलेमिया यानी कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए सही नहीं है। फर्स्ट है एक्यूट लॉस ऑफ 0.5 kg ऑफ बॉडी वेट रिप्रेजेंट 500 ml ऑफ फ्लूइड लॉस। सेकेंड है ए पोस्चुरल हाइपोटेंशन ऑफ 15 mm ऑफ Hg इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर। एंड लास्ट है फोर्थ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.010। ओके, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इवेल्युएशन ऑफ टंग टर्गर इज मोर वैलिड देन स्किन टर्गर, क्योंकि जो टंग टर्गर होता है वो करना पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए स्किन टर्गर होता है वो मोर होता है, वैलिड होता है किसी भी कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन को मेनली रूप से, किसी भी कंडीशन को नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन की किसी भी कंडीशन को कि सीवियर है या कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसको लिए। तो बेसिकली जो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है उसके अंदर बीपी है वो 20 mmHg है, उससे भी ज़्यादा गिर जाएगी। मतलब जैसे कि नॉर्मल बीपी थी 80 mmHg, तो कितनी हो जाएगी वो 60 या फिर 50 mmHg हो जाती है। ओके, तो ये थे अपने फ्लूइड बैलेंस और इम्बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।